क्लास गुड मॉर्निंग। अभी तक हम लोग 15th ग्रुप के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो कल हम लोगों ने नाइट्रोजन के बारे में सारा पढ़ा था, उसका ग्रुप कंप्लीट किया था। 15th ग्रुप में जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है दैट इज़ फॉस्फोरस। तो नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले ना इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर में किस किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो इसकी ना 3 फॉर्म होती हैं। ऐसी 3 फॉर्म है जिनके अंदर आपको फॉस्फोरस मिल सकता है नेचुरली। फर्स्ट वन इज़ वाइट phosphorus, then we have red phosphorus and then we have black withers। तो ये 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है फॉस्फोरस की। इन तीनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि कौन सी एलोट्रॉपिक फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है और किस किस का स्ट्रक्चर कैसा कैसा होता है। टू स्टार्ट विद वी हैव वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस देखो कैसा होता है, ट्रांसलूसेंट वाइट वैक्सी सॉलिड होता है, ठीक है। पॉइजनस होता है और साथ ही साथ पानी में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल हो जाता है। और ये डार्क में ग्लो करता है। डार्क में ग्लो करता है तो आपको पता है बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इसकी वजह होती है, जैसे फोस्फोरोसेंस, फ्लोरोसेंस और कैमिल्यूमिनेसेंस, ठीक है। तो इसके अंडर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है और वो जब विजिबल रेंज में जाता है वो ट्रांजिशन की वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी, तो वो हमें कलर नज़र आता है। तो ये क्या करता है, डार्क के अंदर ग्लो करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेडियम एंड ऑल दूसरे सब्सटेंसेस करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, ये NaOH में सॉल्युबल हो जाता है और जस्ट अ सेकेंड इट डिजॉल्व्स इन बॉइलिंग NaOH इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर गिविंग pH 3। अगर आप इनर्ट एटमॉस्फेयर में से रिएक्ट करवाएंगे, फॉर एग्जांपल कोई और गैसेज वहाँ प्रेजेंट नहीं है रिएक्ट करने के लिए, तो ये NaOH के साथ रिएक्ट करता है। P4 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसकी एटोमिसिटी होती है 4, ठीक है। टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो एक गैस देता है फोस्फीन, pH 3 फोस्फीन गैस देगा और साथ ही साथ देगा सोडियम हाइपोफोस्फाइट। तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे फोस्फोरस 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। दिस इज़ वन ऑफ दोज रिएक्शंस विच यू हैव ऑलरेडी बैलेंस्ड इन 11th क्लास। 11th क्लास के रेडॉक्स चैप्टर में आपने किया था। P4 OH नेगेटिव बेसिक मीडियम के अंदर किस में जा रहा था, -3, और यहाँ पर जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो दिस वुड कम आउट टू बी माइनस, निकाल के देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस आएगा जब आप इसको तोड़ोगे तो ये +2 हो जाएगा हाइड्रोजन और ये -4 हो जाएगा, +2 -4, -2 बचेगा, इधर जाके 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3। तो -3 में भी जा रहा है और +3 में भी जा रहा है, तो क्या कर रहा है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है। तो ये डिसप्रपोर्शनेशन का एग्जाम्पल था। रिडॉक्स के अंदर आप लोगों ने ये रिएक्शन बैलेंस की थी 11th क्लास में, ठीक है। तो इस तरीके से वाइट फोस्फोरस क्या करता है, रिएक्ट करता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे तो वाइट फोस्फोरस जो होता है ना वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वाई वाइट फोस्फोरस इज़ लेस स्टेबल, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। अभी देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्यों है। देखो इसका स्ट्रक्चर होता है P4। जो 4 इसमें फोस्फोरस के एटम्स होते हैं वो इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं कि हर फोस्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा होता है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कुछ ट्राइगोनल पिरामिडल के जैसा स्ट्रक्चर है कि जो बेस है इसका वो ट्राइंगल है और ऊपर क्या बना हुआ है, इसमें ऐसे पिरामिड बना हुआ। तो हर फोस्फोरस, तो इसका एंगल हो जाता है 60 डिग्री। आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है, 60 डिग्री है। 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल बहुत ही कम होता है, तो यहाँ पर फोस्फोरस के एटम्स बहुत क्लोज होंगे, तो यहाँ पे ना रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगी इन एटम्स के बीच में। रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से ये दूर दूर जाना चाहेंगे, दूर जाना चाहेंगे तो रिंग में टेंशन क्रिएट होगी और इसे हम कहते हैं रिंग स्ट्रेन। जितनी छोटी रिंग होती है एटम्स उतने ही पास रहते हैं और उतना ही ज़्यादा रिंग स्ट्रेन होता है, और रिंग स्ट्रेन की वजह से कोई भी रिंग बहुत ही कम स्टेबल होती है, वो जल्दी से जल्दी टूटना चाहेगी। अगर ये जल्दी से जल्दी टूटना चाहेगी दैट मीन्स इट वुड बी मोर रिएक्टिव। तो इसीलिए P4 जो वाइट फोस्फोरस हमारे पास होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि उसमें रिंग स्ट्रेन ज़्यादा है, क्योंकि बॉन्ड एंगल कम है। तो दैट इज़ वाई दिस फॉर्म इज़ क्वाइट रिएक्टिव। ओके, तो अभी देख ही लिया कि आपने इसका स्ट्रक्चर तो कैसा है। तो ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके क्या दे देता है, P4O10 के डाइंस वाइट फ्यूम्स देता है, ठीक है। और ये फ्यूम्स जो होते हैं हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट रेड फोस्फोरस की बात करते हैं। नेक्स्ट एलोट्रोपिक फॉर्म इज़ रेड फोस्फोरस। रेड फोस्फोरस कैसे मिलता है हमें, वाइट फोस्फोरस को हम इतने टेम्परेचर पर हीट करेंगे इनर्ट एटमॉस्फेयर में, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, स्लो हीटिंग करेंगे तो हमें मिलता है फिर रेड फोस्फोरस। और रेड है फोस्फोरस को जब हम अंडर हाई प्रेशर हीट करेंगे तो हाँ उसके बाद फिर हमें मिलता है ब्लैक फोस्फोरस। तो वाइट से हमें रेड मिलता है, रेड को फिर ट्रीट करके हम लोग ब्लैक फोस्फोरस बनाते हैं। रेड फोस्फोरस जो होता है इसका आयरन ग्रे लस्टर होता है,
ऑर्डरलेस होता है, नॉन पॉइजनस होता है और इनसॉल्युबल होता है पानी में, इसके साथ साथ CS2 में भी इनसॉल्युबल होता है। तो जब आप इनका डिफरेंस बनाएंगे ना, टेबल बना लेंगे आप अपने आप से वाइट, रेड और ब्लैक की, तो इसके टेबल में लिख सकते हो आप इसके एलोट्रॉपिक फॉर्म के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, और ये जैसे अभी आपने देखा कि पानी में इनसॉल्युबल है, पॉइजनस नहीं है, जबकि वाइट वाला पॉइजनस था, ठीक है। एंड दिस इज़ लेस रिएक्टिव देन वाइट फोस्फोरस, और ये ग्लो नहीं करता डार्क में, इट डू नॉट शो कैमिल्यूमिनेसेंस। तो देखो इसका ऐसा क्यों है कि ये वाइट फोस्फोरस से थोड़ा सा कम रिएक्टिव है। कम रिएक्टिव है दैट मीन्स ज़्यादा स्टेबल है, एंड ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एज यू कैन सी ओवर हियर। देखो वहाँ पर P4 यूनिट, डिस्क्रीट P4 यूनिट प्रेजेंट थी। वाइट फोस्फोरस में क्या था, डिस्क्रीट P4 यूनिट्स। डिस्क्रीट P4 यूनिट का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग। तो वहाँ पे देखो ऐसे प्रेजेंट था, P4 जो था वो एक यूनिट ही प्रेजेंट थी, बस ऐसे करके। एक P4 है तो वो आपस में ही रहेगा, उसको दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप क्या करते हो, आप इसे रेड फोस्फोरस बनाते हो, तो होता क्या है, ये वाली जो बॉन्ड थी ना, ये टूट जाती है, ये वाली बॉन्ड टूट जाएगी, सिर्फ ये वाली बॉन्ड बचेगी। ये वाली जो बॉन्ड थी ना, यहाँ जो बॉन्ड बन रही थी, अब वो ऐसे एक्सटेंड हो जाएगी। ये वाला फोस्फोरस और ये वाला फोस्फोरस आपस में बॉन्ड नहीं बना करके बाहर, रिंग के बाहर बॉन्ड बनाएंगे। किससे बनाएंगे, दूसरी वाली रिंग से बॉन्ड बनाएंगे ऐसे। तो 1 2 3 4 फोस्फोरस ये हो गया। फिर इस वाली फोस्फोरस का बॉन्ड बन गया, ये वाली फोस्फोरस दूसरे वाले से बॉन्ड बना लेगी। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, जब आप खोल देते हो फोस्फोरस, वाइट फोस्फोरस के स्ट्रक्चर को, और चेन से वो आपस में जुड़ जाती हैं डिस्क्रीट P4 यूनिट्स, तो क्या बनता है, रेड फोस्फोरस। अब आप देखोगे अगर, तो यहाँ पर ये बॉन्ड कम हो गई ना, ये बॉन्ड टूट गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, रिंग स्ट्रेन कम हो गया। रिंग के अंदर जो स्ट्रेन था, जो तनाव था, जो टेंशन थी, वो कम हो गई। दैट मीन्स दिस रिंग इज़ नाउ मोर स्टेबल एज बिफोर, एज़ कम्पेयर टू बिफोर। तो क्या होगा कि अब ये पहले से ज़्यादा स्टेबल है, तो पहले से कम रिएक्टिव होगी। तो इसीलिए जो रेड फोस्फोरस होता है ना, वाइट फोस्फोरस के मुकाबले कम रिएक्टिव होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, नज़र आ रहा होगा आपको। ये डिस्क्रीट P4 यूनिट थी, ये डिस्क्रीट P4 यूनिट थी, लेकिन इन दोनों ने अपनी ये वाली बॉन्ड तोड़ के दूसरी वाली यूनिट से बॉन्ड बना लिया। तो ये वाली बॉन्ड, ये वाली जो बीच की बॉन्ड थी, ये ब्रेक हुई और यहाँ बॉन्ड्स बन गए, ये दोनों तरफ। तो इस तरीके से चेन लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, विच इज़ क्वाइट स्टेबल दैन डिस्क्रीट P4 यूनिट का स्ट्रक्चर, क्योंकि उसमें रिंग स्ट्रेन क्या था, ज़्यादा। हाँ, तो ये क्या हुआ, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर हुआ, कंसिस्टिंग चेन ऑफ P4 विच आर टेट्राहेड्रली लिंक टुगेदर एज द मैनर दैट इज शोन इन द फिगर। तो इस तरीके से अटैच होता है। नाउ कमिंग ऑन टू ब्लैक फोस्फोरस, इसका स्ट्रक्चर तो हमें कंसिडर नहीं करना है, लेकिन इसकी दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं। एक होता है अल्फ़ा ब्लैक और एक होता है बीटा ब्लैक। अल्फ़ा ब्लैक जो होता है वो रेड फोस्फोरस से बनता है, जबकि जो बीटा ब्लैक होता है वो वाइट फोस्फोरस से बनता है। तो इन दोनों का डिफरेंस है अल्फ़ा ब्लैक और बीटा ब्लैक का। इसको अगर आप लिखोगे तो आप इसको लिख सकते हो और भी कैसे, कि अगर आप अल्फ़ा को सब्लाइम करते हो तो ओपेक मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन जब आप इसको क्या करते हो, अच्छा ये बर्न ही नहीं होता है, 673 केल्विन के ऊपर ये जाता ही नहीं है, और जबकि ये कहाँ तक जा सकता है, 803 केल्विन पर जाकर अपने आप को चेंज कर सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन अल्फ़ा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म ऑफ ब्लैक सल्फर। तो रेड और वाइट से हमें ज़्यादा लेना देना है, क्योंकि ये फॉर्म थोड़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ब्लैक हालांकि इतना रिएक्टिव नहीं होता। चलें, तो फोस्फोरस की अगर हम बात करें, एलोट्रॉपिक फॉर्म देख ली हमने, अब हम इनके कंपाउंड्स की बात करते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड्स बनाते हैं फोस्फोरस। तो सबसे पहला और सबसे आसान तो फोस्फीन है, दैट इज़ PH3। फोस्फोरस जब हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा तो बनाएगा फोस्फीन गैस, जैसे अमोनिया बन रहा था सिमिलरली वैसे ही। तो इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। लेबोरेटरी में अगर आपको बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, वही जो अभी हमने पढ़ा था, रिडॉक्स रिएक्शन। फोस्फोरस लिया आपने, वाइट फोस्फोरस लेंगे, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, इनर्ट एटमॉस्फेयर में बेसिक मीडियम और पानी डाला है तो फोस्फीन गैस मिलेगी, और साथ ही साथ सोडियम हाइपोफोस्फाइट मिलेगा। इसके अलावा आप कैसे इसे बना सकते हैं वो देखें, कैल्शियम फोस्फाइड से बना सकते हैं। ये देखो कैल्शियम फोस्फाइड है आपके पास, इसको पानी में डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकल गया, फोस्फीन गैस बन गई। दोबारा से कैल्शियम फोस्फाइड लिया, इसको एसिडिक मीडियम में डाला, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बन गया और फोस्फीन गैस निकल गई। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस है। कंप्लीट द रिएक्शन में कई बार पूछा जा सकता है, ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसको बहुत बार देखते हुए आ रहे हो, तो इसको थोड़ा सा देख लेना, कंप्लीट द रिएक्शन में इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ देखते हैं कि ये जब प्योर होती है तो ये इनफ्लेमेबल होती है, ठीक है, नॉन इनफ्लेमेबल होती है।
जलती नहीं है, लेकिन बिकॉज इनफ्लेमेबल ओनिंग टू द प्रेजेंस ऑफ P2H4 और P4 वेपर्स, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो ये कह रहा है व्हेन प्योर इट इज़ नॉन इनफ्लेमेबल। जब ये प्योर स्टेट में होती है तो फ्लेम नहीं पकड़ती है, ठीक है, हवा में ऐसे आग नहीं पकड़ती है, क्योंकि जो फ्लेमेबिलिटी होती है ना वो किसकी वजह से होती है, P2H4 और P4 फोस्फोरस के वेपर्स की वजह से होती है। तो अगर प्योर फॉर्म में है तो ये दोनों ही प्रेजेंट नहीं होंगे, तो इसीलिए इसकी इनफ्लेमेबल की प्रॉपर्टी भी नहीं रहेगी। टू प्योरिटी इट फॉर्म द इम्प्योरिटीज़ इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन HI टू फॉर्म फोस्फीनियम आयोडाइड। कह रहे हैं जब आप PH3 को HI के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको पता है HI क्या है, एक एसिड है, H पॉजिटिव रिलीज़ करेगी। ये क्या है, एक बेस है, ये क्या करता है, H पॉजिटिव के ऊपर अटैक करता है, I नेगेटिव निकल जाता है, तो क्या बनेगा, PH4 पॉजिटिव। जैसे अमोनियम आयन बनता था ऐसे फोस्फोनियम आयन बनेगा और I नेगेटिव इसके साइड में आके लग जाएगा, सो दिस वुड बी फोस्फोनियम आयोडाइड। तो इस तरीके से इसकी रिएक्शन होगी। इसको फर्दर जब आप क्या करते हो, KOH के साथ ट्रीट करते हो, देखो फोस्फोनियम आयन है, इसको KOH के साथ ट्रीट किया तो KI निकल गया यहाँ से वाटर निकल जाएगा और साथ ही साथ क्या बचेगा, फोस्फीन गैस। तो इस तरीके से भी आप प्रिपेयर करा सकते हो इसको। आई होप दिस इज़ क्लियर, समझ में आया होगा। मैं कह रही हूँ यहाँ पे फोस्फीनियम आया था, KI तो यहाँ से निकल ही गया, ये KI निकल गया, OH और यहाँ से H पॉजिटिव निकल गया, पानी बन गया, यहाँ से H पॉजिटिव निकल गया तो फोस्फीन गैस बची और वो बन जाएगी, हमें मिल जाएगी यहाँ से। चलो प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, कैसा नेचर है इसका। देखो कलरलेस गैस होती है, रोटन फिश स्मेल होती है इसकी, हाईली पॉइजनस होती है एंड इट एक्सप्लोड्स इन कॉन्टेक्ट विद ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज HNO3 Cl2 एंड ब्रोमीन वेपर्स। तो जैसे ही इसको थोड़ा सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिल जाएगा इट विल एक्सप्लोड। वाई, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो इसे ऑक्सीडाइज कर दे। इस और अगर ये रिएक्शन इतनी वॉयलेंट है, इतनी ज़्यादा भयंकर तरीके से हो रही है, इतनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो इसका मतलब ये बहुत आसान है होना, है ना, तभी तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो रही है। क्यों, क्योंकि देखो फोस्फोरस जो है वो यहाँ पर -3 में है और आपको पता है ये इसकी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके बाद ये +3 में भी जा सकता है, +5 में भी जा सकता है। तो इसका ये जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से इसे आगे भेजना आसान है, तो इसीलिए -3 का जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो थोड़ा सा भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर इसे मिल गया तो एक्सप्लोसिव रिएक्शंस ये करेगा, क्योंकि पता ही है लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में अब तो आगे ही जाना है इसे। चलो स्लाइटली सॉल्युबल होती है पानी में। सॉल्यूशन ऑफ PH3 इन वाटर डिकम्पोजेज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट गिविंग रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन गैस। कह रहे पानी में जब आप इसको डालते हैं ना तो आपको एक तो हाइड्रोजन गैस मिलती है और दूसरा मिलता है रेड फॉस्फोरस। और जब आप इसको कॉपर सल्फेट के ऊपर या फिर मर्क्यूरिक क्लोराइड के ऊपर एड्जॉर्ब करा देते हो तो ये फोस्फाइड बना देता है। ये देखो -3 में है ना, तो -3 में क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है, इस वाले एनायन को हटा के खुद जाके लग जाता है और क्या बना देगा, फोस्फाइड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्यूप्रिक फोस्फाइड बनाया और यहाँ पे मर्क्यूरिक फोस्फाइड बनाया, तो इस तरीके से फोस्फाइड्स बना लेता है ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके। मेटल है ना, तो मेटल इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, नेगेटिव स्टेट में रहेगा तो फोस्फाइड आयन बना लेगा। चले अब आती है, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा इसका स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं, बिल्कुल सिमिलर है जैसे अमोनिया का होता है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, आपको पता ही है। फोस्फोरस के पास भी सेम वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी व्हाट, ट्राइगोनल पिरामिडल। नज़र आ रहा है ना, ये देखो ये पिरामिड जैसे बन गया जिसका बेस क्या है, एक ट्राइंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगुलर पिरामिडल। अब क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, एंड विच एवर स्पीशी दैट डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हम क्या कहते हैं, लुईस बेस कहते हैं, है ना। लुईस बेस होते ही क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, तो ये भी क्या है, एक वीक बेस होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अब आप अगर पूछो कि अमोनिया और इसमें से कौन अच्छा बेस है, देखो अमोनिया और इसमें से कौन अच्छा बेस है, देखो एसिड और बेस से ज़्यादा इजी कुछ होता ही नहीं है देखना। एक छोटी सी चीज़ देखनी है आपको कि उसका एसिडिक और बेसिक बिहेवियर है ही क्यों। तो अगर ये दोनों बेस हैं तो किसकी वजह से बेस हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बेस हैं। इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे। यहाँ पे छोटे से साइज़ पे, छोटे से नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर और यहाँ इतने बड़े फोस्फोरस पर एक लोन पेयर, तो ऑब्वियसली इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है।
छोटे से एटम पे एक लोन पेयर कंसंट्रेटेड है, तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. सो दिस वुड बी अ बेटर लुईस बेस एज़ कम्पेयर टू फोस्फीन. तो दोनों में से अगर कंपेयर आप करोगे तो फोस्फीन एक अच्छा बेस नहीं है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया, तो इसीलिए वीक बेस होता है. अच्छा, वीक बेस है तो क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा. और क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होती हैं. ऑर्गेनिक में पढ़ोगे कि कभी कभी आपका जो बेस है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करता है. तो अगर एसिड बेस रिएक्शन हो रही है तो वो जाहिर है कि सबसे जल्दी करेगा और सबसे पहले अगर वो बेस की तरह बिहेव कर सकता है तो करेगा. तो यहाँ पे देखो ये बेस है, ये एसिड है, H पॉजिटिव ले लेगा, बनेगा फोस्फोनियम एंड Br नेगेटिव साथ में लग जाएगा. सो इट वुड फॉर्म फोस्फोनियम ब्रोमाइड. तो ये रिएक्शन इनकी होती है. इसके यूजेस ज़रा हम देख लेते हैं, कंसिडर करते हैं क्या है इसके यूजेस. ओके, चलो. द स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ फोस्फीन इज़ टेक्निकली यूज्ड इन होम सिग्नल्स. सी व्हाट इज़ होम सिग्नल्स के पता है एंशियंट टाइम पे क्या होता था कि वहाँ पे तभी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो शिप्स वगैरह जब रात को सेल करती थी तो उन्हें पता नहीं रहता था कि आसपास कोई आइलैंड है या नहीं है. कभी कभी ऐसा होता था कि समुद्र में बड़ी बड़ी चट्टानों से शिप टकरा सकता है. तो एज सिग्नल क्या किया जाता था, एज सिग्नल वहाँ पर फोस्फीन के पैकेट्स को ऐसे किसी तरीके से वो एडजस्ट करते थे कि फोस्फीन्स के पैकेट वहाँ पर रखे हुए होते थे या उनको किसी तरीके एंगल से लगाया जाता था. तो दूर से वो क्या करते थे, दूर से वो फ्लेम जब छोड़ते थे या फेंकते थे उस तरफ पे या ऐसे देखते थे, तो थोड़ी सी भी अगर आग उनको मिल जाएगी तो वो क्या करेंगे, जलने लगेंगे. ठीक है, तो उस तरीके से अगर शिप का जो कैप्टन वगैरह है जो भी वहाँ से थोड़ी सी भी अगर आग फेंकेगा और वहाँ सामने से आग पकड़ ली जाए या जलने लगे, फ्लेम दिखने लगे, तो इसका मतलब सामने कोई ना कोई चट्टान वगैरह है. तो ये सिग्नल्स प्रोवाइड करने के लिए इसका इस्तेमाल होता था, क्योंकि आपको पता है कि इसका कंबशन कितना स्पॉन्टेनियस है. अभी हमने पढ़ा था बहुत जल्दी जलने लगती है इम्प्योर फोस्फीन, राइट. इसके अलावा जो कंटेनर्स होते हैं जो कि कैल्शियम कार्बाइड होते हैं, जो कैल्शियम फोस्फाइड के बने होते हैं, आर पियर्स्ड एंड थ्रोन इन सी व्हेन द गैसेस इवॉल्व्ड बर्न एंड सर्व एज अ सिग्नल. तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, उसी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कैसे करते थे. कंटेनर्स होते थे कैल्शियम कार्बाइड के और कैल्शियम फोस्फाइड के. तो यहाँ पर फोस्फाइड है, आर पियर्स्ड, उसको वो छेद कर देते थे उसमें, उसको और समुद्र में फेंक देते थे. तो जो गैसेस इवॉल्व होती थी वो बर्न होने लगती थी और सिग्नल की तरह से काम करती थी. तो इस तरह के सिग्नल्स अगर देने होते थे किसी को तो वो समुद्र में इस तरह से सिग्नल्स देते थे, क्योंकि पानी के साथ आपको पता है इसकी रिएक्शन क्या होगी, बॉइलिंग. तो क्या करते थे, फोस्फाइड का कंपाउंड लिया उन्होंने, कौन सा, कैल्शियम फोस्फाइड लिया और कैल्शियम कार्बाइड लिया. पानी में जब जाएगा तो आग पकड़ लेगा तो जलने लगेगा. तो इस तरीके से स्मोक निकलेगी और सिग्नल क्रिएट होगा. ठीक है, फ्लेम होगी. इट इज़ ऑल्सो यूज इन स्मोक स्क्रीन्स, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है. पता ही आपको इसके ज़्यादा अच्छे कंबशन की वजह से. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फोस्फीन. ये PH3 के बारे में था. अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करना, हो जाएंगे अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो. ज़्यादा मुश्किल तो है ही नहीं, यू नो. चलो अभी बात करते हैं फोस्फोरस हेलाइड्स की. हेलाइड्स में क्या होता है आपको पता है, ये फोस्फोरस किससे जुड़ेगा, एक्स से जुड़ेगा. अब पता करना है भाई पॉजिटिव में रहना है कि नेगेटिव में रहना है. तो ये हमारे पास नाइट्रोजन है, ये हमारे पास फोस्फोरस है, ये ऑक्सीजन है और ये है हेलोजन्स. तो क्या लगता है आपको, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ऑब्वियसली इंक्रीज़ होती है. सो फोस्फोरस कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो हेलोजन नेगेटिव में रहेंगे और फोस्फोरस किस में रहेगा, पॉजिटिव में. अगर फोस्फोरस को पॉजिटिव में रहना है भाई तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 3s2 3p3. तो प्लस की बारी अगर आएगी तो मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ने, कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, पीछे से छोड़ना शुरू करेगा तो 3 छोड़ सकता है, और ज़्यादा छुड़वाओगे तो सारे के सारे छोड़ देगा, +5 छोड़ सकता है. तो ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में रह सकता है, +3 एंड +5. +3 में रहा तो 3 हेलोजन से जुड़ेगा, ट्राई हेलाइड बनाएगा. +5 में रहेगा तो 5 हेलोजन से जुड़ेगा, पेंटा हेलाइड बनाएगा. ट्राई हेलाइड से शुरू करेंगे. ट्राई हेलाइड में भी हमें पढ़ना है ट्राई क्लोराइड, PCl3. तो इसकी प्रिपरेशन देखो, फोस्फोरस लिया, कौन से वाला लोगे, ऑब्वियसली वाइट, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है. क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कराया तो बन जाएगा फोस्फोरस ट्राई क्लोराइड. इसके अलावा फोस्फोरस SOCl2 बहुत ही अच्छा क्लोरीनेटिंग एजेंट है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत होती है क्लोरीन का सब्सटीट्यूशन करा देता है, तो हमें PCl3 मिल जाएगा. इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है ये और हाइड्रोलाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर. कैसे हाइड्रोलाइज होता है कि जो 3 Cl है ना, ये OH नेगेटिव आएगा, फोस्फोरस डेल्टा पॉजिटिव है, क्लोरीन डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ पर अटैक करेगा
और Cl को निकाल देगा, क्योंकि OH एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, OH के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये इसको दे देगा और क्लोरीन निकल जाएगा। तो क्या लग जाएंगे, 3 OH लग जाएंगे, तो क्या बनेगा, POH होल थ्राइस। और इसी को हम क्या लिखते हैं, H3PO3, यानी कि कौन सी एसिड है ये है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, और शुड आई से फॉस्फोरस एसिड। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो इसकी, फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ गोइंग टू बी +3 फॉस्फोरस एसिड। चलो ओके, नेक्स्ट रिएक्शन। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर तो आपने देख ही लिया है, 3 हाइड्रोजन की जगह 3 क्लोरीन लगे, स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा। इसके अलावा ये OH कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी रिएक्ट किया करता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था फॉस्फोरस और सल्फर की एफिनिटी इज टूवर्ड्स ऑक्सीजन इज़ क्वाइट हाई, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ना ये प्रेफर करते हैं। तो देखो अगर यहाँ पर OH है, एसिड में क्या है, OH ग्रुप है, तो OH ले लेगा फॉस्फोरस, कितने लेगा, 3 लेगा, तो H3PO3 बना लेगा। सिमिलरली यहाँ एल्कोहल में OH है, 3 OH ले लेगा, H3PO3 बना लेगा। तो इस तरीके से क्या करता है, एसिड बना लेता है, जहाँ पर भी इसे OH ग्रुप मिला उसे ले लेगा। शेप आप देख ही चुके हैं, क्योंकि 3 सिंगल बॉन्ड बना रहा है इसीलिए होगा sp, 3 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, एक लोन पेयर है, तो क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। चलें आगे चलते हैं, पेंटाक्लोराइड पर चलते हैं। पेंटाक्लोराइड का स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका स्ट्रक्चर हम ध्यान से पढ़ेंगे। उससे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या है। तो ये जाहिर सी बात है, हमें से फिर से वाइट फॉस्फोरस से बनाएंगे, क्योंकि पता है वही रिएक्टिव फॉर्म है, तो उसको हम लोग क्लोरीन, एक्सेस क्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे इस बार, ठीक है। पिछली बार हमने लिमिटेड के साथ किया था तो ट्राइक्लोराइड बना था, इस बार आप एक्सेस डालोगे उसमें तो पेंटा बन जाएगा। SOCl2 डाला था, रिमेंबर ऊपर डाला था SOCl2, तो PCl3 बनेगा। अब SO2Cl2 डाल देंगे तो पेंटाक्लोराइड बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन होगी। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखो, प्रॉपर्टीज़ की बात करोगे तो ये येलोइश वाइट पाउडर होता है, वो लिक्विड था, ये सॉलिड होगा, तो इट इज़ येलोइश वाइट पाउडर। हाइड्रोलाइज हो जाता है मॉइस्चर एयर में, क्योंकि मैंने आपको बताया जहाँ भी मॉइस्चर होगा वहीं पर से ऑक्सीजन उठा लेगा ये, तो क्या बना लेगा, POCl3। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, क्योंकि इससे ज़्यादा ऑक्सीडाइज वो हो नहीं सकता, ऑलरेडी +5 में है, तो क्या बना लेगा, इस तरीके से POCl3 बना लेगा, ठीक है। और फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड में। तो ये रिएक्शन है, PCl5 मॉइस्चर के साथ रिएक्ट किया, POCl3 बना लिया, फर्दर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट किया, H3PO4 बना लिया, दैट इज़ फॉस्फोरिक एसिड। स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं PCl5 का। ट्राइगोनल बायपिरामिडल, मैंने आपको पहले भी बताया था स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, क्यों, अनइवन बॉन्ड लेंथ है, अनइक्वल बॉन्ड लेंथ की वजह से क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो आपको पता है इसमें कि जो 3 बॉन्ड आपको नज़र आ रही है प्लेन पे, ये हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ये वाली, ये 3 कैसी हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं ये। इनके बीच का बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे आराम से दूर दूर एटम प्रेजेंट है, कोई दिक्कत इससे नहीं हो रही है यहाँ तक। लेकिन ये जो ऊपर और नीचे 2 बॉन्ड्स आपको नज़र आ रही हैं, ये देखो, एक ये बॉन्ड है और एक ये बॉन्ड है। ये जो प्लेन आपने डाला ना, ये वाला प्लेन आगे से आपको ऐसे दिख रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है ये, तो जहाँ मैंने लाइंस बनाई है यहाँ से होके पीछे की तरफ जा रहा है, फ़ोन के दूसरी तरफ, स्क्रीन के दूसरी तरफ। तो इन दोनों बॉन्ड्स के साथ ये 3 एटम जो हैं वो कैसे हैं, 90 डिग्री के एंगल पर है। इस वाले क्लोरीन के साथ भी 90 डिग्री के एंगल पर है। ये क्लोरीन 90 है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन 90 है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन 90 डिग्री पर प्रेजेंट है। तो यानी कि 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बहुत कम होता है, और 3 बॉन्ड्स इसे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा रिपल्शन फील करेगा, इसलिए थोड़ा नीचे की तरफ चला जाएगा, ताकि इन तीनों क्लोरीन से दूर चला जाए, रिपल्शन कम हो जाए। सेम केस इसके साथ भी होगा, ये भी थोड़ा ऊपर खिसक जाएगा। तो इसकी वजह से ये जो 2 एक्सियल बॉन्ड्स होती हैं लंबी होती हैं। आपको पता ही है लंबी बॉन्ड्स क्या होती है, वीक होती हैं। वीक होती हैं तो थोड़ा सा भी हीट करोगे, तो जैसे ही थोड़ा सा भी हीट करोगे ये दोनों बॉन्ड्स टूट जाएंगी। तो PCl5 को थोड़ा सा हीट करने पर 2 Cl की बॉन्ड टूट जाएंगी, तो क्या बचेंगी, 3 Cl की बॉन्ड, दैट मीन्स PCl3 + Cl2। और इसलिए रिएक्शन और क्वेश्चन दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका स्ट्रक्चर का कंसेप्ट जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखो कि आप अगर इसे थोड़ा सा भी हीट करते हो तो ये डिसोशिएट हो जाता है, किसके अंदर, PCl3 और Cl2 के अंदर। तो जो 2 क्लोरीन की एक्सियल बॉन्ड्स थी वो निकल गई। इसके अलावा मैं अभी हमने पढ़ा ही है कि OH ग्रुप के लिए इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ पर भी OH दिख गया फॉस्फोरस को रिएक्ट करना ही है, तो POCl3 बना लेगा, 2 क्लोरीन हटा के एक ऑक्सीजन ले लेगा।
तो 2 बॉन्ड हटाई और 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ उसने बना ली। चलें नेक्स्ट देखते हैं, फाइनली डिवाइडेड जो मेटल्स होते हैं उनके साथ हीट अगर करता है PCl5 तो अच्छा क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है। मेटल को इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं, Cl को इलेक्ट्रॉन लेने हैं, Cl को लगा देगा, क्लोराइड बना देगा, सिल्वर क्लोराइड, टिन क्लोराइड, और ख़ुद किस में चला जाएगा, PCl3 में। इसके अलावा ये बहुत ही सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्लोरीनेशन के काम आता है। अभी देखा ना आपने, क्लोरीनेशन करा रहा है, क्लोरीन दे रहा है, तो बहुत सारे जो ऐसे क्लोरीन के कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक में, उनको बनाने में काम आता है। इसके अलावा गैसियस और लिक्विड स्टेट में रहता है ये ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर में, जैसे कि आपको भी यहाँ पे दिखाया था, हमने बात की थी। 2 एक्सियल बॉन्ड्स लंबी होती है रिपल्शन की वजह से, ठीक है। ये तो लिक्विड और सॉलिड स्टेट, लिक्विड और गैसियस स्टेट में हो गया। सॉलिड स्टेट इंपॉर्टेंट है। सॉलिड स्टेट में देखो क्या होता है, एटम्स इतनी पास पास होते हैं तो क्या होता है, उनका इंटरेक्शन एक दूसरे से बढ़ जाता है और वो आयनिक स्टेट में एग्जिस्ट करने लगते हैं। देखो ऐसे ऐसे कैसे पहुँचाइए वो उसको सुनो। PCl5 है आपका, एक बॉन्ड टूट गई उसकी तो किस में चला गया, PCl4 प्लस Cl जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव लेकर जाएगा, फॉस्फोरस पर क्या आ गया, पॉजिटिव। इसको दूसरा PCl5 जब ले लेगा तो क्या बना लेगा, PCl6, और नेगेटिव चार्ज भी आया तो वो इसके ऊपर लग जाएगा। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इन दोनों की इंटरेक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो आयनिक होने की वजह से ही ये सॉलिड हो जाता है। तो इसीलिए आपसे पूछा जाएगा कि PCl5 सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, क्योंकि आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, अनएक्सपेक्टेड है ये, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। आई होप समझ आ गया होगा। चले आगे चलते हैं। फोस्फोरिक एसिड्स पढ़ेंगे अभी हम, ऑक्सो एसिड्स पढ़ेंगे फोस्फोरस की। ये अच्छे एग्जाम्पल और इंटेक्स के क्वेश्चन हैं, इनको ट्राई करना। चलो भाई, इनके एसिड्स पर आ जाते हैं। तो फोस्फोरस नाइट्रोजन की तरह ही क्या कर सकता है, +1 +3 +4 और +5 4 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है, और उसके बेसिस पर हमें पढ़नी है इनकी एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स। चलो शुरू करते हैं। फोस्फोरिक एसिड से इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे हम लोगों ने फोस्फोरस के बारे में बात की थी, सल्फ़र का जैसे हमने बनाया था वैसे ही बनेगा। तो देखो जैसे यहाँ पर क्या है, ऑर्थोफोस्फोरिक एसिड है, H3PO4। आपको नहीं पता कैसे स्ट्रक्चर बनाना, तो इधर देखो, ये फोस्फोरस आपने ले लिया, सेंट्रल एटम है, ठीक है। एक ऑक्सीजन देखते ही, पहला ऑक्सीजन आते ही डबल बॉन्ड O बनेगा ही बनेगा, क्योंकि एफिनिटी क्या है ऑक्सीजन के लिए, बहुत ज़्यादा। चलो भाई, बचे हुए 3 बॉन्ड, +5 में रहेगा ना, तो 3 बॉन्ड, कितने ऑक्सीजन बचे, 3, हर बॉन्ड पे लगा दो। हाइड्रोजन कितने हैं, 3, हर ऑक्सीजन के साथ लगा दो। तो ये क्या हो गया, ऑर्थोफोस्फोरिक एसिड, या फिर इसे हम सिर्फ फोस्फोरिक एसिड भी कहते हैं, H3PO4। तो इस तरीके से आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना। अच्छा ओके, स्ट्रक्चर तो हो गया। अगर कोई आपसे पूछे कि इस एसिड की बेसिसिटी कितनी है, यानी कि कितने बेसिस को एक बार में न्यूट्रलाइज करा सकते हो, तो देखो 1 2 3, एक बार में 3 H पॉजिटिव छोड़ेगी तो 3 बेसिस को न्यूट्रलाइज कराएगी, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, 3। सो इट इज़ ट्राई बेसिक एसिड। सो इसकी बेसिसिटी इज़ गोइंग टू बी 3। चलो हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है क्या। अभी देखो दूसरे स्ट्रक्चर में मैं बनाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। चलो ये हमारे पास फोस्फोरस एसिड है, H3PO4 बनाना है आपको नहीं पता कैसे बनेगा, फिर से स्टार्ट करते हैं। पहला ऑक्सीजन ऐसे, 3 बॉन्ड नीचे, कितने ऑक्सीजन बचे, 2, 2 पे लगा दो। हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो हर एक पे लगा दो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अब मैं आपको समझा रही हूँ, उसको आप ध्यान से सुनना, ये बहुत काम आने वाली है। देखो 2 तरह की हाइड्रोजन आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, एक हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से जुड़ी है और एक हाइड्रोजन जो फोस्फोरस से जुड़ी है। हमेशा याद रखना, OH की हाइड्रोजन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक करेक्टर। समझ आ रहा है, OH से जो हाइड्रोजन जुड़ी है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक करेक्टर, और जो हाइड्रोजन फोस्फोरस से जुड़ी है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग बिहेवियर या करेक्टर। अजीब लग रही है ये बात, अजीब लग रही है। रिड्यूसिंग नेचर के लिए ये हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन ये हाइड्रोजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एसिडिक करेक्टर के लिए।
तो जितने ज़्यादा OH के बॉन्ड्स होंगे आपके पास, देखो जितने ज़्यादा OH के बॉन्ड होंगे इसका मतलब उतना ही ज़्यादा एसिडिक है आपका कंपाउंड, और जितने ज़्यादा pH के बॉन्ड्स होंगे इसका मतलब उतना ही ज़्यादा रिड्यूसिंग है आपका कंपाउंड। सी, जितने ज़्यादा OH ग्रुप उतना ज़्यादा एसिडिक बिहेवियर। ठीक है, और जितने ज़्यादा pH के बॉन्ड उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग बिहेवियर। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अब अगर मैं आपको बोलूँ, यहाँ से मैं पूछूँ आपको, ये हमारे पास फोस्फोरिक एसिड था, इधर ये फोस्फोरिक एसिड है और ये हमारे पास फोस्फोरस एसिड है। आपको क्या लगता है दोनों में से ज़्यादा अच्छा एसिड कौन है? आप कहेंगे दोनों में से ज़्यादा अच्छा एसिड कौन है? फोस्फोरिक एसिड, क्योंकि इसमें 3 OH हैं और इसमें क्या है 2 OH हैं। समझ आया? तो 3 OH है तो 3 H पॉजिटिव लिबरेट हो सकते हैं। यहाँ पे 2 ही OH हैं तो 2 ही H पॉजिटिव लिबरेट हो सकते हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा एसिड है। लेकिन अगर मैं पूछूँ दोनों में से रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा है, तो आप कहेंगे वो कौन है? वो फोस्फोरस एसिड ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसके पास क्या है pH की बॉन्ड है। समझ आया या नहीं आया? अगर ये समझ नहीं आया तो जैसे हम ऑलरेडी पहले करते आते थे उससे देख लो। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट हम कैसे देखते थे? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के ना। फोस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ये 2 बॉन्ड तोड़ दो, फोस्फोरस पे क्या आएगा? +2। ये बॉन्ड तोड़ो +1, ये वाली तोड़ो ऑक्सीजन के साथ है +1, ये वाली तोड़ो हाइड्रोजन के साथ है -1। ये +1 -1 कैंसिल हो गए, कितना बचा? फोस्फोरस के ऊपर चार्ज आया +3। ठीक है, आपको पता है +3 से किस में जा सकता है? ये +5 में आसानी से जा सकता है। तो खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि ये क्या है, एक अच्छा, ये क्या था? अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। इसकी बात कर लेते हैं, जो भी हम कह रहे थे फोस्फोरिक एसिड, ये क्यों नहीं है अच्छा? देखना ज़रा, इसकी बॉन्ड तोड़ो +2, ये वाली बॉन्ड तोड़ो +1, ये दोनों तोड़ो +1 +1 +2, टोटल कर दो +5। ऑलरेडी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इससे ज़्यादा तो वो ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता। तो इसका मतलब वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। तो इसीलिए याद रखना हमेशा, छोटी सी बात है, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा, हाइड्रोजन कौन से? जो डायरेक्ट सेंट्रल एटम से जुड़े हैं वो। तो जितने ज़्यादा सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हाइड्रोजन उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, और जितने ज़्यादा OH नेगेटिव उतना ज़्यादा अच्छा एसिड। ये देखना ज़रा H3PO2 बनाकर देखना, आपको खुद से स्ट्रक्चर पॉज करना और बना के देखना। तो इसमें देखो 2 OH की बॉन्ड्स हैं, एक ही OH की बॉन्ड है और यहाँ पे 2 pH बॉन्ड्स हैं। तो ये क्या होगा? ये और भी ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा इसके मुकाबले। तो फोस्फोरस एसिड, हाइपोफोस्फोरस एसिड क्या होता है? फोस्फोरस एसिड से भी ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू पायरोफोस्फोरिक एसिड। तो ये आपको पता है कि मैंने सल्फ्यूरिक एसिड में बताया था, पायरो का मतलब है हीट। तो जब 2 फोस्फोरिक एसिड को हीट करोगे तो पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। देखो इतना कंसिडर करना ज़रा, ये 2 फोस्फोरिक एटम है, फोस्फोरिक एसिड के एटम है, यहाँ से पानी निकाल दो तो ये दोनों फोस्फोरस इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे। तो वही तो हो रहा है। तो पायरोफोस्फोरिक में क्या होगा? दोनों फोस्फोरस जो हैं वो ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे। ये देखो पानी का मॉलिक्यूल निकल गया और दोनों ऑक्सीजन से जुड़ गए हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। साइक्लोट्राइमेटाफोस्फोरिक एसिड, तो ये थोड़ा सा देखना है, इसका स्ट्रक्चर H3PO3 होता है, H3PO3 होल्ड थ्राइस। तो देखो PO3H, तो ये जो यूनिट है ना ये पॉलीमराइज हो रही है, तो ये 3 बार लगती है, तो इसको हम बोलते हैं साइक्लोट्राइमेटाफोस्फोरिक एसिड। चलो नेक्स्ट है पॉलीमेटाफोस्फोरिक एसिड। पॉलीमेटाफोस्फोरिक एसिड क्या है कि मेटाफोस्फोरिक एसिड, यानी कि ये वाला जो मॉलिक्यूल था ना H3PO3, इसको आपने पॉलीमराइज कर दिया। तो ये देखो H3PO3 जब n टाइम्स चेन में जुड़ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे पॉलीमेटाफोस्फोरिक एसिड। ठीक है, इसका पॉलीमराइजेशन हो गया। यहाँ पर भी पॉलीमराइजेशन था लेकिन सिर्फ ट्राइमर बन रहा था, यहाँ क्या बनेगा? पॉलीमर बनेगा। तो इस तरीके से क्या है, फोस्फोरस की ऑक्सो एसिड्स हैं। इन सब में फोस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, देखना कौन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन सबसे ज़्यादा अच्छा एसिड है।
इसके बाद कुछ रिएक्शंस आपको दी हुई है, जाहिर सी बात है वही सब जो मैंने अभी बोला वही सब इसमें लिखा हुआ है। अब बात एक आती है कि कौन सा एसिड जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर पाएगा। तो मुझे बताओ H3PO4 है आपके पास, फोस्फोरिक एसिड है, फोस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हमने निकाली थी +5 थी, क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ रिड्यूस हो सकता है, ऑक्सीडाइज तो ये हो ही नहीं सकता ना। तो हमें डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए ऑक्सीडेशन भी चाहिए, रिडक्शन भी चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, जैसे कि -3 जो कि किस में होती है, H3PO3 के अंदर, फोस्फोरस एसिड के अंदर। फोस्फोरस इज इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडाइज भी हो सकता है +3 में, +5 में ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और -3 में रिड्यूस भी हो सकता है। तो इसीलिए क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, तो जब आप इसे हीट करेंगे तो क्या होगा, देखो ये देखो ज़रा नज़र करो, यहाँ पर +5 में जा रहा है, ठीक है, यहाँ से +5 में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पे -3 में। सो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, तो इसीलिए क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर देगा। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। तो ये बात हमने अभी भी कंसिडर की है, द एसिड विच कंटेन पीएच बॉन्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़। तो इसीलिए कौन से वाला अच्छा होगा, हाइपोफॉस्फोरस, उसके पास 2 पीएच की बॉन्ड्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हो आप कैसे ये रिड्यूस कर रहा है। AgNO3 था, उसको इसने Ag में रिड्यूस कर दिया और खुद ऑक्सीडाइज हो गया है H3PO4 के अंदर। अब आप कहोगे कि भाई पीएच के अंदर ये जो पीएच की बॉन्ड थी इसमें फोस्फोरस नेगेटिव और H पॉजिटिव में होता है, तो ये भी एसिडिक बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता था ना, है ना। ये बॉन्ड टूटे तो भी तो H पॉजिटिव निकलना चाहिए, तो इससे भी तो जो H पॉजिटिव निकल रहा है एसिडिक करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था। ये रिड्यूसिंग बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों है, ये एसिड की तरह क्यों नहीं बिहेव कर रहा? क्योंकि ये वाली बॉन्ड की पोलैरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि पानी पे डालने पर ये टूट जाए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, फोस्फोरस इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर आप ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करो तो ये जो चार्जेस हैं ये बहुत बड़े हैं, ये बॉन्ड बहुत पोलर है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये टूट जाती है जल्दी से। तो H पॉजिटिव रिलीज जो होता है वो एसिड की तरह बिहेव करता है। ऊपर वाली बॉन्ड कोवलेंट है नेचर में, तो H पॉजिटिव पूरा निकल नहीं पाएगा, फोस्फोरस की विसिनिटी में रहेगा, दैट मीन्स उसके एटमॉस्फेयर के अट्रैक्शन में रहेगा। तो इसीलिए वो क्या होता है, वो सिर्फ रिड्यूसिंग बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, सिर्फ किसी का हाइड्रोजन देके उसका रिडक्शन कर सकता है, लेकिन H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल के एसिडिक बिहेवियर नहीं दे सकता। ठीक है, तो एसिडिक बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ POH की बॉन्ड से ही आएगा, PH की बॉन्ड से नहीं आएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट देयर एसिडिक करेक्टर। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर दिए हुए हैं और ये आपको ट्राई कर लेने चाहिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इसके साथ ही हमारा ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। चारों ही हमने ग्रुप्स पढ़ लिए हैं, चारों ही ग्रुप्स में सेम बातें बार बार रिपीट हो रही है, ट्रेंड सबके सेम है। सल्फ्यूरिक और सल्फ़र फोस्फोरस की एसिड ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आप पढ़ेंगे। ट्राइगोनल बायोपिरामिडल का जो स्ट्रक्चर है वो इंपॉर्टेंट है। जीनॉन के कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। रिड्यूसिंग एसिडिक बिहेवियर इंपॉर्टेंट है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन देता है और कौन नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट है। मेरी बात को ध्यान से सुने। ये चैप्टर आपको लग रहा होगा कि रट्टे मारने के चैप्टर हैं, ऐसा आपको तब तक लगेगा जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना नहीं शुरू कर देते, क्योंकि मज़ा सिर्फ तभी आएगा जब आप क्वेश्चन करना शुरू करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि जो कंसेप्ट हमने पढ़ लिए हैं उसको अप्लाई कैसे करना है। मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोजन बहुत अच्छा, जिसमें भी पीएच बॉन्ड है वो रिडक्शन ज़्यादा करेगा, जिसमें भी पीओएच बॉन्ड है वो एसिडिक ज़्यादा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को करते वक्त कैसे आप इम्प्लीमेंट करते हो, दैट्स द रियल टास्क। मैं आपको बताऊँ, अभी तक जो आपने पढ़ा है वो 40% है, या एग्जैक्टली चैप्टर को पूरा पढ़ना इनऑर्गेनिक के 40% है। 60% वेटेज होती है कि आपने कितने क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के सॉल्व किए हैं। एंड दैट्स वाई अगर आप देखोगे तो इन चैप्टर्स में एनसीईआरटी में खुद ही इतने ज़्यादा क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्योंकि ये चैप्टर्स जो हैं बिना कंसेप्ट के इम्प्लीमेंटेशन के आ नहीं सकते आपको। तो इसको रट्टा मारने की बजाय इसको समझने की कोशिश करो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कंसेप्ट को पकड़ो भाई। ऑक्सीडेशन का, डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडाइज भी हो रिड्यूस भी हो, दैट मीन्स इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट होनी चाहिए।
एसिडिटी के बारे में, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात की, हमने सारे टॉपिक्स के बारे में बात की। तो कंसेप्चुअली क्वेश्चन को समझो और लिखने की कोशिश करो, क्योंकि आपको जितना लग रहा है ये आसान है, ये नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक नंबर में, एक लाइन में आपको टू द पॉइंट लिख के उस कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। तो अगर सीधा सीधा नहीं लिखा ना, पीएच बॉन्ड ज़्यादा है इसीलिए रिड्यूसिंग करेक्टर ज़्यादा होगा, और घुमा फिरा के कहानियाँ लिखी तो पूरा काट देंगे। तो यही यहाँ पर मज़ा है कि कीवर्ड्स अगर आपके क्वेश्चन में है, टू द पॉइंट लिखना ही आपका चैलेंज है कि इस कंसेप्ट को मैं टू द पॉइंट एक लाइन में लिख के कैसे एक्सप्लेन करूँ। तो कम मिनिमम वर्ड्स, की पॉइंट्स के साथ और पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन होते हुए, दैट्स योर चैलेंज। तो अपनी लैंग्वेज में इन सारे क्वेश्चंस को लिखने का ट्राई करना। जैसे ही ये चैप्टर मेरी तरफ से तो ख़त्म हो गया है ना, होपफुली आपकी तरफ से भी ख़त्म हो जाएगा। कल हम आई गेस मैं इसके सॉल्यूशंस डाल दूँगी, अगर एक बार इन टेक्स्ट और एक बार एक्सरसाइज देखते हैं, या फिर सारे एक साथ ही मिल जाएंगे आपको सॉल्यूशंस। तो कल हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल तक आप अपने सारे क्वेश्चंस करके रख लो, सो दैट अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कल आपको उसका आंसर मिल जाए। उसके बाद हम इस चैप्टर की एक डाउट क्लास रखेंगे। इन केस किसी को किसी टॉपिक में या किसी और चीज़ में कोई प्रॉब्लम रह गई होगी तो फिर हम वो डिस्कस करेंगे। तो कल तक आप इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करें। परसों को वी विल बी हैविंग डाउट क्लास, कल डिस्कशन होगा क्वेश्चंस पर, और इसके बाद आपको प्रैक्टिस पेपर दिए जाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए जाएंगे पी ब्लॉक से करने के लिए। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू वुड बी एबल टू कोप अप विद द क्लास एंड कीप रिपोर्टिंग ऑन द वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो वैसे ही अगर आप रिपोर्ट करते रहो तो सही रहेगा। पीछे चलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए। तो जब डिस्कशन होगा क्वेश्चंस का तो फिर आप पीछे रह जाओगे, क्वेश्चन किए ही नहीं होंगे तो पता ही नहीं होगा कि डाउट कहाँ पर है। सो आई होप यू वुड बी एबल टू डू इट। थैंक यू क्लास, दैट्स इट फॉर टुडे।